है। मैं प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स में प्रोफेसर रहा हूँ और प्रिंसिपल डीन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में रहा हूँ। अभी मैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट के बतौर काम कर रहा हूँ। सर चिकित्सा शिक्षा में हम कहीं ना कहीं जीआरएम मेडिकल कॉलेज की बात करें या और भी कॉलेज की बात करें तो जो रिसर्च वाला इशू है, सब्जेक्ट है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है, आपको लगता है? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल रिसर्च वाला थोड़ा बैक सीट ले लेता है, क्योंकि रिसर्च हालांकि रिसर्च के लिए कुछ एक मानक निर्धारण किए गए हैं। जैसे प्रमोशन में असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट या एसोसिएट से प्रोफेसर में होते हुए उनको कुछ शोध पत्र प्रकाशित करने होते हैं, उतना रिसर्च आवश्यक है। लेकिन एक जो दिल से रिसर्च होती है, रिसर्च के लिए जितनी फंडिंग की आवश्यकता है या जितना समय की आवश्यकता है उतना समय कम दिया जाता है। आप ये समझिए कि एक मेडिकल टीचर है, वो उसके बहुत सारे काम हैं। उसको मरीज भी देखना है, उसको बच्चों को पढ़ाना भी है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन भी करना है और रिसर्च भी करना है। और इन सब कामों में जो पेशेंट सर्विस है वो प्रायोरिटी ले लेती है और होना भी चाहिए। तो रिसर्च थोड़ा बैक सीट लेती है। इस वजह से तो एक स्पेशलिस्ट रिसर्च का केडर मेडिकल कॉलेजेस में मुझे लगता है होना चाहिए, जो रिसर्च को ही प्रमोट करे। साइंटिस्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेजेस में नहीं है। तो वो जो साइंटिस्ट वाला केडर है वो हमारे निकलना चाहिए और उनकी ट्रेनिंग भी अभी आईसीएमआर ने एक पहल शुरू की है कि जो मेडिकल कॉलेजेस में फैकल्टी हैं उनको पीएचडी कराने की। तो वो अपने काम करते हुए पीएचडी कर सकते हैं और उसमें एक रिसर्च वो पब्लिश कर सकते हैं। और रिसर्च पीएचडी करने के बाद एक सोच में एक बदलाव आता है, वो रिसर्च के प्रति एक आकर्षण जागता है और वो किया जा सकता है। इस कार्यशाला के बाद सर कुछ चेंज आ रहा है कि रिसर्च को लेकर? एक कार्यशाला से कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, चेंज तो आने के लिए बहुत सारी चीजें आवश्यक हैं। उसके लिए उसको समय भी चाहिए, उसको मोटिवेशन चाहिए, उसको फैसिलिटीज चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आवश्यक हैं चेंज बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये उससे कार्यशाला से थोड़ा ज्ञान बढ़ जाता है, कार्यशाला से थोड़ा हो जाता है कि हाँ हम कर सकते हैं, अपने आप में सेल्फ बिलीफ आ सकता है। लेकिन उसके लिए उसको एक सपोर्ट सिस्टम, लोकल सपोर्ट सिस्टम होना बहुत आवश्यक है। खास तौर से मैं कहूँगा कि जिस भी इंस्टीट्यूशन में वो हैं उस इंस्टीट्यूशन के हेड का सपोर्ट होना बहुत आवश्यक है। अगर वो उसे लगता है या वो कहता है कि हाँ क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं आपको मैं ज़्यादा ऊपर मानता हूँ, तो एक सर ये मेरा जो सवाल है बच्चों के हेल्थ इशू पर है। आजकल एक नए टाइप के इशू बच्चों में हेल्थ में आ रहे हैं, जो कि सामान्यतः डॉक्टरों से पकड़ के बाहर होते हैं। वो किस कारण से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं? कौन से हेल्थ इश्यूज की आप बात कर रहे हैं? जैसे कि सर्दी जुकाम खांसी हो रहा है, ये आजकल इतना बढ़ गया कि कोरोना के बाद से बच्चों में ये लगातार बढ़ता जा रहा है। उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है कि बच्चे अभी मतलब इससे कई काल का शिकार भी हो जाते हैं। ऐसा क्यों आ रहा है, क्या वजह है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि उसके बाद से बढ़ गया है। ये तो है, पहले से तो कमी आई है। जो बच्चों में खास तौर से बीमारियां होती हैं निमोनिया और डायरिया की, तो उसमें पहले से तो कमी आई है। और पहले जो वैक्सीनेशन है जिससे बीमारियां बचती हैं, अब सरकार का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी है वो और बड़ा हो गया है। तो उससे जो न्यूमोकॉकल है या डायरिया है, रोटा वायरस वैक्सीन, ये भी अब हमारे नेशनल प्रोग्राम्स में हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बढ़ रहा है, ये है, लेकिन ये समस्याएं हैं हमारे देश में। बल्कि मैं कहूँगा जो चीज़ें बढ़ रही हैं, आप बात कर रहे हैं इन्फेक्शंस की, जो बढ़ रही हैं वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मतलब जो छूत की बीमारियां नहीं है, इन्फेक्शन की बीमारियां नहीं है, जैसे बच्चों में मोटापे की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या, ये एक जल्दी उम्र में ये शुरू हो रहा है। इनके प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है और हमारी राष्ट्रीय पॉलिसीज भी अब इनमें ज़्यादा घुसपैठ कर रही है। जैसे आप जानते हैं, हम कहते हैं कि भारत एक डायबिटीज़ की राजधानी है ना। डायबिटीज़ इतना ज़्यादा अब इंडिया में हो गया और बच्चों में भी वो मेनली निर्भर कर रहा है लाइफस्टाइल पर, मेनली बच्चों के लाइफस्टाइल पर शुरू से ही, क्योंकि हम फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म होती जा रही है और स्क्रीन के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है। हर आदमी बैठ के 2 घंटे रील देखेगा तो उसके बाद व्यायाम का समय कहाँ मिलेगा, फिजिकल एक्टिविटी का कहाँ मिलेगा। सर हम क्या करें सर, जो मधुमेह वगैरह ना हो बच्चों को, मधुमेह ओबेसिटी जो बीमारी आपने बताई बच्चों को ना हो, उसके लिए जैसा मैंने कहा कि वो एक लाइफस्टाइल चेंज की आवश्यकता है। तो अगर आप कहें कि बच्चा दौड़े और बच्चा स्क्रीन ना देखे और बच्चा हेल्दी खाना खाए, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा तभी होगा जब घर में वो माहौल होगा, जब पेरेंट्स भी कहेंगे कि हाँ हम भी ऐसे ही खाना खा रहे हैं, हम भी स्क्रीन नहीं देख रहे हैं और हम भी एक नियमित व्यायाम कर रहे हैं। तो ये एक बिहेवियर चेंज है। अगर परिवार में परिपाटी, इसी को हम संस्कार कहते हैं ना, तो आप संस्कार आपको फॉलो करके ही दिए जाते हैं। आप भाषण से
या ऐसे एजुकेशन, ऐसे संस्कार नहीं दे एक सकते। हेल्दी फॉलो करते हैं। फैमिली और हेल्दी नेशंस के लिए किस तरह का डाइट जो होता है बच्चों को या परिवार के लिए सामान्यतः रखना चाहिए सामान्य दिनों में? देखिए, सामान्य दिनों में जो डाइट है, जो हमारे घर में खाना बनता है, वो कुछ भी खाना बनता है, वो ट्रेडिशनल, वो बढ़िया खाना बनता है, वो बहुत अच्छा खाना बनता है। एक चीज़ जो हटाने की आवश्यकता है वो है कि बाहर के खाने की, खास तौर से पैकेटेड फूड या जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड हैं, मैं बार बार उसके प्रति कहता हूँ, अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स हैं, पैकेटेड फूड्स हैं। अभी आपको आ जाता है कि ये हेल्दी है, पैकेट में है लेकिन हेल्दी है। अब ये नई तरीके का बर्गर आ गया, क्योंकि अब मिलेट का बर्गर है इसलिए ये हेल्दी है। बाहर की चीज़ें हैं, तो अपना घर का खाना खाएं, वो सबसे ज़्यादा स्वस्थ है, और घर में बनी हुई चीज़ें प्रयोग करें। मैं तो ये कहूँगा, बाहर स्वीट एंड ड्रिंक्स हैं। अब किसी के घर आप मेहमान जाते हैं तो उसके फ्रिज में से एक वो फ्रूट जूस की बोतल निकल आती है ना, या सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल निकल आती है, तो अपनी पुरानी अपनी शिकंजी में क्या बुराई। तो तो ये जो चीज़ें हैं, हाँ, या कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स हैं, कलर्ड प्रोडक्ट्स हैं, इनके प्रति रुझाव बढ़ता जा रहा है। हमारा दिन सुबह अल्ट्रा प्रोसेस खाने से शुरू होता है और रात में उसी पर ख़त्म होता है। हाई कैलोरी डेंस फूड बच्चे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। स्कूल में टिफ़िन, एक जो स्कूल की कैंटीन्स हैं वहाँ पे अनहेल्दी खाना उपलब्ध है, तो स्कूल की कैंटीन में वही हेल्दी खाना मिले, बच्चा एक हेल्दी खाना लेके जाए, खाए, तो वहीं से ये चीज़ संभव है। और अरे, फिजिकल एक्टिविटी साथ में आवश्यक है। अभी एक चीज निकल कर आई है, जब बच्चे सुबह घर से स्कूल जाते हैं, लंच जो होता है 10:30-11 पे आसपास होता है, और 7 और 6:30 7:30 से घर से निकलते, क्या ये 4-5 घंटे का जो समय है भूखे पेट रहना बच्चों के लिए ठीक है या नहीं है? मुझे तो लगता है स्कूल का समय गलत है। मैं तो कभी भी स्कूल का समय 6 बजे बच्चा उठ के लाइन में सुबह खड़ा हो जाता है, 5 बजे उसको उठा दिया जाता है, तो स्कूल का समय 8 बजे 9 बजे क्यों नहीं हो सकता? क्यों स्कूल के लिए उसे 6 बजे जाना है? तो स्कूल समय से उठे, सब अच्छी नींद ले, और उसके बाद लेने के बाद सुबह थोड़ा सा व्यायाम करे, थोड़ा ब्रेकफास्ट करे, उसके बाद स्कूल जाए तो ठीक है। गैप तो ठीक है, 3-4 घंटे के गैप में बुराई नहीं है, लेकिन सुबह सुबह बच्चे खाते नहीं है। सुबह 6 बजे 6:30 बजे वो खाना अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं करता, फिर ये होता है 10-11 बजे तक काफ़ी लेट हो जाता है, तो फिर तब तक उसे ऐसी भूख लगती है कि वो जो अनहेल्दी खाना है वो वहाँ पर वो खाना ज़्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि उससे पेट जल्दी भर जाता है। सर, एक अंतिम सवाल है, जो आपने बताया कि अनहेल्दी फूड जो है जैसे कि पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है, क्या ये बंद हो जाने चाहिए? देखिए, ये अनहेल्दी, मैंने ये नहीं कहा कि पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन अनहेल्दी है। ये किन्हीं किन्हीं देशों के नेशनल फूड्स हैं और वहाँ पर ये हेल्दी हैं। आप घर में बनाएंगे तो आप इसे हेल्दी बनाएंगे, आप बाजार से लेके खाएंगे तो वो अनहेल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड होगा। तो मैंने कहा कि बाजार का खाना नहीं खाना है, आप घर में बर्गर बना के आराम से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घर में ब्रेड भी बनती है, बाजार की ब्रेड अल्ट्रा प्रोसेस्ड है, घर की ब्रेड घर की बनाई जाती है। तो बेसिक फ़र्क है कि घर में बना हुआ और बाजार में बनी हुई चीज़ों में, जिसमें ट्रांस फैट ज़्यादा होता है, नमक ज़्यादा डाला जाता है, चीनी ज़्यादा डाली जाती है, ताकि वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहे। घर का खाना है, रोज़ बनता है, रोज़ खाया जाता है, रोज़ खत्म हो जाता है। सर एक प्लीज